हेलो। हाँ भाई बच्चों, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिक्स का ये सेक्शन सी है। ए बी में डाल चुका हूँ, ठीक है। ये सुबह को ये भी डाल दूंगा, मैं अभी मैं बना रहा हूँ इसमें। ये हमारा जो पेपर है ये है 10 नंबर, 30 नंबर का। 4 क्वेश्चन है, चारों 10 नंबर के हैं। चार में से आपको 3 करने हैं, ठीक है। तो चारों में से 3 करने हैं और 3 क्वेश्चन हैं ये। अभी मैंने 2 सवाल के आंसर दिखाए हैं आपको। मैं आपको पता ही है, बार बार कहता हूँ, ये बिल्कुल फिजिक्स से मैच करता है। ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। बार बार बात रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, डिफाइन द स्क्रू जैक। हाँ, ये थोड़ा सा फिजिक्स से हटके है, क्योंकि मैकेनिक्स का मतलब है कि मशीनों से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को स्टडी करना, ठीक है। तो मैकेनिक्स में जो मशीनें होती हैं उसमें जैक आता है, और जैक का मैक्सिमम लड़के जानते होंगे, स्टूडेंट, कि जैक होता क्या है। जब भी कभी गाड़ी पंचर होती है तो हम गाड़ी को उठा करके उसका टायर बदलते हैं। तो गाड़ी हम उठाते किससे हैं, जिससे उठाते हैं वही जैक होता है। वो जैक कई तरह के होते हैं। कुछ हाइड्रोलिक जैक होते हैं, हम पंप करते हैं और जैक ऊपर को गाड़ी को उठा देता है। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, डिफाइन द स्क्रू जैक। ये स्क्रू पे काम करता है। जैसे एक नट है और एक बोल्ट है। अगर हम नट को, बोल्ट को टाइट करें तो बोल्ट हमारा ऊपर को उठेगा। अगर नट को हम एक जगह पकड़ के रखें, फिक्स रखें, और बोल्ट घुमाएं अगर, तो क्या होगा, बोल्ट ऊपर या नीचे होगा। अगर नट की कांस्टेंट रहे तब, नट अपनी जगह पे फिक्स रहे, और जब हम बोल्ट को घुमाएं, ठीक है, तो अगर हम टाइट करने वाली डायरेक्शन में घुमाएंगे तो बोल्ट ऊपर को जाएगा, और लूज करने वाली डायरेक्शन में घुमाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो बोल्ट नीचे को आएगा। इसी का फायदा उठाते हुए या इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्क्रू जैक बना है, ठीक है। स्क्रू जैक मैं पहले समझा दूं तो शायद इसका जो थ्योरी है जल्दी समझ में आएगा। इधर देखो, ये हमारा है स्क्रू जैक, इस टाइप का होता है। ये स्क्रू जैक की जो फिगर है, आप किताब में देख लेना। मैंने बहुत जल्दी में बनाई है, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही पेपर की जो लंबाई ज़्यादा होती जा रही है वीडियो की। तो ये जैक बनाया है। ये जो मैंने डॉट डॉट ये किया है, लाइन खींची है, इसमें दिखाई गई है 2 टांगें। असल में 2 लेग नहीं होती हैं, ये 4 होती हैं, ठीक है। फिगर में 2 ही दिखाई दी हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया है इसका फ्रंट साइड से। और ये बीच में क्या होता है, यही हमारा स्क्रू होता है। स्क्रू क्या है, ये हमारा बीच वाला स्क्रू है। इसके जो लेग हैं, यहाँ पे क्या है, चूड़ी कटी हुई है, और इस बोल्ट में भी चूड़ी है। अब मैं जो अभी आपको बता रहा था, अगर मैं बोल्ट को मैं घुमाऊं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसके अंदर चूड़ी टाइट होगी और ये नीचे को आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा। कब आएगा, जब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ठीक है। और ऊपर कब जाएगा, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। क्योंकि आप समझ लो, यहाँ पे ये नट है और ये बोल्ट है। अब मैं घुमा रहा हूँ तो इसमें टाइट हो रहा है, तो ये नीचे को बैठेगा, और लूज करूंगा तो ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। इसी सिद्धांत का, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये बना है हमारा स्क्रू जैक। स्क्रू जो नाम पड़ा है, ये हमारा बीच में स्क्रू है, इसमें इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी रेस्ट करेगी, और जब इसे हम टाइट करेंगे, ये आप देख रहे हो छोटा सा होल सा है, इस होल में एक लीवर फंसा के, लीवर का ध्यान रखो। लीवर के ऊपर भी एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लीवर, वही पढ़ेंगे हम। तो लीवर का हम आगे पढ़ेंगे। लीवर क्या होता है, बेसिकली लीवर एक ऐसी मशीन कह लो या ऐसी युक्ति कह लो, जो हम इसमें लगा करके, कम फोर्स लगा के, हम हैवी से हैवी वेट को ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। लीवर का बहुत बड़ा रोल है। लीवर पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा अभी। तो इसमें एक लीवर फंसा के इसे हम टाइट करते हैं या लूज करते हैं, जिसके बेस पर गाड़ी ऊपर या नीचे होती है। अब इसका थ्योरी देखो पढ़ के, क्या है, और स्क्रू जैक इज अ डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस है। स्क्रू जैक क्या है, ये एक डिवाइस है या एक मशीन है,
हैं, या एक युक्ति है, एक तरीका है, तो आप बहुत नाम जान सकते हैं। तो स्क्रू जैक इज अ डिवाइस। मैं यहाँ रोक के अपनी बात पूरी कर, थोड़ी सी बात और बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। मैं क्लास में बता चुका हूँ, जितने नंबर का सवाल उसी हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। 10 नंबर का सवाल है, अगर 10 नंबर के हिसाब से लिखूंगा, इस पूरे बोर्ड पे एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप इसको जितना हो सके बड़े से बड़ा करके लिखना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 7-8 लाइन तो आप लिख ही देना। ठीक है, कम से कम कह रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी तो 10-11 लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ 10-11 से भी ज़्यादा नहीं, कोई फायदा नहीं है। नंबर तो उतने ही मिलेंगे, कोई भी आपको 11 नंबर नहीं देगा। अगर आप 15 लिख दोगे इसकी लाइनें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में आंसर लिखा है, थोड़े से थोड़ी लाइन में, थोड़े से थोड़े शब्दों में मैंने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की है, ताकि आप इसे समझ जाएं। एक बार अगर आप समझ गए तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। इनका इस्तेमाल गाड़ी उठाने में होता है, इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी हैवी मशीनों में उठाने में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, ऑटो इंडस्ट्रीज में होता है। आप यहाँ जाने क्या क्या लिख सकते हो। आप 10 लाइन तो आप 20 लाइन लिख सकते हो। बस एक बार समझ जाओ आप, समझने में कंजूसी मत करना। तो स्क्रू जैक इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट। क्लियर होगी बात? जो हमने हिंदी में बताई वो अंग्रेजी में लिख दी उन्होंने। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? लिफ्टिंग वेट, अब बड़ा जो हैवी हैवी वेट होता है उसे उठाने में। फैक्ट्रियों में बहुत बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, कई कई टन की। भैया वो ऐसे नहीं उठ जाती, वरना उसे आदमी उठाते हैं, या तो क्रेन आती है, या फिर ऐसे हैवी जैक लगा करके उस मशीन को उठा दिया जाता है। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी हाई है कि इस जैक के माध्यम से पूरी बिल्डिंग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लोग अपना घर ले जाते हैं, बना बनाया। बस प्लॉट खरीदा और पूरी बिल्डिंग उठा के अपने नए प्लॉट में शिफ्ट करा दी। इतना कमाल है टेक्नोलॉजी का आजकल, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होते हैं। तो वो जैक है जिनका इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं लोग। ठीक है, तो स्क्रू जैक इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट और लोड्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल एफर्ट अप्लाइड एट इट्स हैंडल। मतलब बड़े से बड़ा वेट, हैवी से हैवी लोड, इसको बहुत ही कम एफर्ट करने से हम बड़े से बड़े भारी से भारी वेट को उठा लेते हैं। लिखा हुआ है इट्स हैंडल्स। ठीक है, ये छोटा सा हैंडल होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और अगर गाड़ी बहुत भारी है, बहुत बड़ा भारी वेट है, तो हम लीवर का लेंथ थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं। ये आपने टॉर्क वगैरह में पढ़ा भी होगा कि जो हमारी हैंडल की लंबाई जो एल ज़्यादा है, F/L, ठीक है, तो उससे हमारा जो मोमेंट है वो ज़्यादा मिलता है, टॉर्क ज़्यादा मिलता है। बेसिकली क्या होती है, हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ा हैंडल लगा के हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। फोर्स इंटू लेंथ, तो मैं भाई बता देता हूँ। तो यहाँ पे हैंडल लगेगा, अगर नहीं घूम रहा है तो थोड़ा सा हैंडल और बड़ा कर लो। ओके, तो हेल्प ऑफ अ स्मॉल एफर्ट अप्लाइड एट इट्स हैंडल। द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रू जैक। अब ये जो स्क्रू जैक हैं दो तरह के होते हैं। तो वो क्वेश्चन को बड़ा करने वाली बात है। स्क्रू दो टाइप के होते हैं। नंबर एक सिंपल स्क्रू जैक और दूसरा डिफरेंशियल स्क्रू जैक। ये जो मैंने बनाया है ये सिंपल स्क्रू जैक है। मैं इधर खड़ा जाता हूं तब आप देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा सिंपल स्क्रू जैक है। सिंपल स्क्रू जैक में ऐसी चार टांगे होती हैं। ध्यान रहे, दो टांगे नहीं होती, चार टांगे होती हैं। बीच में एक चूड़ी कटी होती है या बड़े बड़े हैवी नट लगे रहते हैं, जिसमें ये स्क्रू लगा रहता है। किसी भी वेट के नीचे लगा के इसे, और इसे हम टाइट करते हैं। अगर टाइट करेंगे तो कोई चीज़ नीचे आएगी, ध्यान, वो लूज करेंगे तो नीचे आएगी। क्योंकि लूज करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर को जाएगा। लूज करेंगे, टाइट करेंगे तो नीचे को आएगा। ध्यान रहे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नीचे को आएगा और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को जाएगा। ये आप डायग्राम बना देना, ये लाइनें लिख देना, दो चार लाइन अभी तरफ से लिख देना, और आपका काम फिनिश। तो एक जैक है ये वाला। दूसरा डिफरेंशियल स्क्रू जैक है। डिफरेंशियल स्क्रू जैक मैं अभी आपको बता दूंगा, वो भी उसके बारे में भी सेम चीजें लिख दोगे तब भी चलेगा, यानी कि आपके नंबर पक्के हैं।
तो ये 10 नंबर में से कोई नंबर काटेगा भी नहीं आपका। अब मैं बताता हूँ आपके लिए डिफरेंशियल स्क्रू जैक क्या होता है। डिफरेंशियल स्क्रू जैक क्या होता है, आप ये देखो, ये मेरा एक ये स्क्रू है। पहले मैं स्क्रू बनाता हूँ। ये एक स्क्रू है, ये बन गया आपका स्क्रू, ठीक है। और इसमें कटी हुई है हमारी चूड़ी। भैया इसी से समझ लेना, ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं बन पाएगी। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, इसमें ये एक बॉडी बन गई इस तरह की। अब देखो, स्क्रू में चूड़ी है, ये जो मैंने बॉडी बनाई है इसमें भी चूड़ी है। मैं इसको थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ इसमें ताकि पता रहे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें भी चूड़ी है, इसमें भी चूड़ी है, ये वाली चीज है बिल्कुल। अगर मैं टाइट करूंगा तो नीचे आएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर जाएगा, राइट। अब हो क्या रहा है कि इसमें भी चूड़ी कटी हुई है ऊपर से, इसमें भी ऊपर चूड़ी कटी हुई है, और ये भी एक बॉडी के अंदर है। ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। ये ऐसे करके, और ये स्क्रू मान लो हमारा बिल्कुल, अब बाकी वही सेम रहेगा, ठीक है। अब ये जो है हमारा यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से वही इसकी लैग हो जाएंगी 4, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, 4 लैग हो गई। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये रखा हुआ जैक। अब यही है हमारा डिफरेंशियल स्क्रू जैक। यानी कि अगर मैं इस बॉडी को टाइट करता हूँ किसी लीवर के थ्रू तो ये पूरा नीचे आएगा, और लूज करूंगा तो ये ऊपर जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि अगर फिर भी हाइट हमारी कम पड़ गई है तो फिर हम क्या है, ये वाला जो स्क्रू लगा हुआ है ये, उसके बाद शुरू हो जाता है फिर ये वाला स्क्रू जैक, सिंपल स्क्रू जैक, ठीक है। तो ये भी ऊपर जाएगा, इसी को डिफरेंशियल जैक बोलते हैं। मैंने इस बॉडी को टाइट करेंगे तो ये नीचे आएगा पूरा स्क्रू सहित, और अगर सिर्फ ये स्क्रू टाइट करेंगे या लूज करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों ही पार्ट मूवेबल पार्ट हैं, ठीक है। इसी को हम डिफरेंशियल स्क्रू जैक बोलते हैं। इन दोनों का उल्टा सीधा डायग्राम बनाओ और इसके बारे में लिख दो। दोनों ही जैक स्क्रू जैक हैं और लगभग सेम बनावट है, बस इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा दे दिया है कि इसको इसमें भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे होता नहीं एंटीना, एक बढ़ाया स्टेप, फिर दूसरा स्टेप बढ़ा दिया, ऐसे तीसरा बढ़ा दिया, ऐसे करके हम उसे काफी लंबा कर सकते हैं। अब उसमें खींचने वाला होता है, इसमें घुमाने वाला है। जो एंटीना होता है लगा हुआ, आपने देखा होगा, पहले भी आता था, गाड़ी में लगा, रेडियो वगैरह में आता था, तो जस्ट लाइक एंटीना समझ लो आप, है ना। तो इस तरीके से ये 2 स्टेप में बना हुआ है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये काफी हो गया, सिंपल स्क्रू जैक, डिफरेंशियल स्क्रू जैक। ओके, ये मेरे ख्याल से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता किसी के समझ में आया नहीं आया। एनीवे, मैं अभी तक पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझ लो। और समझने का मतलब ये है, ये मेरे बताने के बाद आपको ये पक्का हो जाना चाहिए, कभी आप भूलने वाली बात है ही नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है हमारा, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, ग्रेविटी फोर्स सभी जानते हैं जी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी हर ऑब्जेक्ट की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। कोई भी चीज हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब हम इसमें निकालना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। अगर पेपर में आ गई, मेरे जैसे बंदे ने नहीं समझाया, तो ये बहुत बड़ी तोप है। आप कहोगे यार पता नहीं क्या मुसीबत है, ये तो कोई बहुत ही ज्यादा साइंस हो गई, बहुत बड़ी। अब मैं बताता हूं, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया एक राउंड सा, ठीक है। अब हमें किसी भी चीज का हमें निकालना है सेंटर, बिल्कुल सेंटर निकालना है। सेंटर से जो फोर्स काम करता है, ग्रेविटी फोर्स है, ये जो मैंने एरो बनाए हैं ये क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। तो यहां से सेंटर से
हमारा नीचे काम करता है सेंटर, ये हमारा जो ग्रेविटी फोर्स है यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स होता है। अब देखिए ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये सिलेंड्रिकल है, ये सर्कल है। मैं कहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज इस तरीका है, ठीक है, इसका भी एक ग्रेविटी फोर्स होगा। अब क्या आप क्या सोच रहे हो, यहाँ होगा? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी एग्जैक्ट पता नहीं लग पाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, सेंटर निकालने का तरीका। पहले तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर निकालो। सेंटर जो निकालोगे वो जो प्लेन है ऑब्जेक्ट उसी का निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका है, मेरे को पता, ये आपकी किताब में भी नहीं होगा। देखो इस चीज को यहाँ पे हैंग करो, हैंग करोगे, जहां ये ऐसे हैंग लटकेगा, जहां ये लटके वहीं से क्या करोगे, एक सेंटर लाइन खींच दोगे बिल्कुल वर्टिकल लाइन में। फिर उसे यहाँ हैंग करो, इसे पलट दो, फिर एक आप सेंटर लाइन खींचो, ये ऐसे करके नीचे को, जिधर हमारा जहाँ आ रहा है बिल्कुल वर्टिकल, यहाँ लटका हुआ है और इससे नीचे बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींचनी है। फिर घुमा के एक जगह यहाँ करो, यहाँ खींचो। ऐसे ही 3-4 पॉइंट ले लो, ये तो मैंने 2 ही लिए हैं अभी, आप 2-3 और ले लो। तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे करके जहाँ ये लाइनें क्रॉस करेंगी वो उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से ही जो हमारा ग्रेविटी फोर्स होता है वो ऐसे काम करेगा। ये चीज, ये इसे कहते हैं हम लोग, किसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब लिखने वाली बात पे आते हैं हम। लिखने वाली बात क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर, ठीक है, ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा पूरा बैलेंस रहता है। अगर कहीं एक जगह कहीं फोर्स लग ही नहीं सकता, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगी, वो पूरे पे लगती है। और वो काम कहाँ करती है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, ठीक है। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर को फेंका, नीचे गिरेगा, तो आप क्या सोच रहे हो, सेंटर जो ग्रेविटी फोर्स है वो किसी एक कोने पर नहीं लगेगा। हम महसूस नहीं कर पा रहे, हम पता नहीं लगा पा रहे, लेकिन वो जो ग्रेविटी फोर्स है वो लगेगा उसके ग्रेविटी फोर्स का जो सेंटर है वहीं आके लगेगा। और आएगा, मैं समझ में आ जाएगा, और एक्सप्लेन करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मैंने निकाला सेंटर का, इन एन ऑब्जेक्ट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट यहाँ पे क्या है, इस वेट का इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, ऑफ वेट इज इक्वल इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से जो वेट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसका, वो चारों दिशाओं में, हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। ऐसा नहीं है इधर F1 लग रहा है तो इधर F2, इधर F3, पूरे में F1 होगा तो F1 होगा, F होगा तो F होगा। चारों डायरेक्शन में एक ऐसा पॉइंट जिससे फोर्स लगने वाला फोर्स चारों डायरेक्शन में हर तरफ इक्वल होगा। यही हमारा, हम वही हमने लिखा है, और वेट इज इक्वल इन एन ऑब्जेक्ट। एक एन ऑब्जेक्ट में मतलब एक ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जिस पर लगने वाला चारों डायरेक्शन में, चारों क्यों, सभी डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है, इसका जो फोर्स है वेट, वो वेट का जो फोर्स वेट है वो इक्वल होगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत बढ़िया आप समझ जाओगे इसके बाद में। वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया इसको, यहाँ भी बात हमारी खत्म हो सकती थी बट इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन, जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ वेट का, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। क्या होगा, इज ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है, ऑल डायरेक्शन। एंड इट डज डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड होगा। चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, है ना, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जो लगने वाले फोर्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर ही काम करेंगे। वो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी ये वाली है। अगर मैं यहाँ लगाऊं कोई पॉइंट
तो ग्रेविटेशनल फील्ड में ये वाला कोई पॉइंट नहीं आता। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है जहाँ एक पॉइंट पे लगाएं तो पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल आराम से ऐसे आए और तिरछा ऐसे ना आए। ठीक है। एग्जाम्पल है नंबर 1, अगर आप तीसरी मंजिल से अपना पलंग जाके नीचे उतार रहे हैं, अगर ग्रेविटेशनल पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसी हिसाब से हम रस्सियां बांध के दोनों तरफ उसे बैलेंस करते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि हम उसका एक पैर बांध के रस्सी में और लटका दें, वो क्या होगा, अनबैलेंस होगा। एक ऐसा पॉइंट जब बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में जमीन तक आ जाए, वो हिले डुले ना, इसका मतलब वही उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है जो पॉइंट काम कर रहा है। ठीक है, इसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं आपको। देखो, ये तो खैर होल है, इसमें इसमें तो ये आराम चला भी जाएगा। ठीक है, चला गया। आपने देखा होगा कुछ आर्टिस्ट लोग, कलाकार होते हैं, वो गत्ते को, किसी प्लेट को उंगली पे ऐसे करके नचा देते हैं, उसे नचाते हैं। वो ध्यान आ रहा है आपको? तो ऐसे कोई थाली को एक उंगली पे नचा देगा, कुछ लोग तो क्रिकेटर बॉल को नचा देते हैं एक उंगली पे। ये सब क्या है? यही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो अपना आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो जो है इस तरीके से उसको नचा देते हैं और वो गिरती नहीं है। हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसे। और एक एग्जांपल मैं और दूं, रस्सी पे जो कलाकार होते हैं, रस्सी पे चलते हैं, जिसे आम देहाती भाषा में नट बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उसी को तो ग्रेविटी और फोर्स को तो बैलेंस कर रहे हैं। एक लंबा सा बांस ले लिया और रस्सी पे चलता है, सिर्फ उसके हेल्प से। बिना बांस के वो रस्सी पे नहीं चल सकता, चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो। वो क्या करते हैं, कर लेते हैं प्रैक्टिस, चलते भी हैं बिना बांस के, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा, आप उस रस्से को यूं हिलाएंगे भी तब भी वो कलाकार गिरता नहीं है नीचे। तो ये मेरे हिसाब से कुछ मैंने छोड़ा नहीं है जो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्लियर ना किया हो। ठीक है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसका शेप कुछ भी हो, उसका एक पॉइंट ऐसा होगा कि वहां पे वो पीस बिल्कुल बैलेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से ऑल डायरेक्शन में जो उसका वेट है वो बिल्कुल इक्वल लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा दूसरा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द पुलीज। पुली, मैं थोड़ा बता दूं पुली होती क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका लिखा कैसे जाएगा। थोड़ा सा आपने पुली देखी तो नहीं होगी, जो गांव से ट्यूबवेल कुएं से पानी खींचते थे पहले। लेकिन पिक्चर में और कहीं पिक्चर वगैरह में देखा होगा, एक दो डंडे लगे रहते हैं ऐसे, बीच में पुली होती है और उस पर एक रस्सा पड़ा होता है जिसमें बाल्टी से हम कुएं से पानी खींचते हैं। ठीक है, तो वो जो गोल गोल भील होता है, जो पहिया सा होता है, उसी को पुली कहते हैं। ठीक है, अब ये पुली हमारे इंडस्ट्रीज में हैवी लोड को उठाने के काम भी आ जाती हैं और बहुत सारी मशीनें भी चलती हैं। सपोज एक मोटर है, मोटर से आप कोई इंजन चला, मतलब मशीन चला रहे हैं, जैसे कुट्टी काटने की मशीन हो गई या फिर कोई पंप हो गया, तो मोटर से जो हम उसे एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी, वो पुली के थ्रू ही जाएगी। एक पुली होती है, उसके ऊपर लगी होती है बेल्ट, रस्सा, चैन, रॉप्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, सिंपल रस्सी भी हो सकती है, जो मैंने बताया था अभी कुएं से पानी निकालने का एग्जाम्पल। तो पुली क्या होती है, पुली एक इस टाइप की पुली होती है और सपोज इसके ऊपर एक रास्ता होता है, मान लो यहाँ पे आदमी है कोई खींच रहा है, और ये जो रास्ता होता है इस तरीके से होता है, और यहाँ पे कोई भी बाल्टी या कुछ भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पे हिंज है। ठीक है, जब हम खींचेंगे तो ये जो है हमारा वेट ऊपर जाएगा
और ये हमारा रस्सा है या रस्सी रॉब या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी पुली होती है। पुली भी दो तरह की होती है, सिंगल ग्रुप, डबल ग्रुप, थ्री ग्रुप तक होती है, चार चार ग्रुप तक होते हैं। मतलब ये इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बनाऊं अगर, तो ये एक पुली हो गई, इसी पे एक और हो गई, इस पे हमारी दो बेल्ट लग सकती हैं, ऐसे ही एक और लगेगी तो हमारी तीन बेल्ट। अगर मैं इसे गोल कर दूं, साइड व्यू बनाऊं, तो ऐसा हो सकता है इसका। ये तो सिंगल पुली है, हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि सिंगल सिंगल ग्रुप है या डबल ग्रुप है। ठीक है, यही हमारी पुली होती है। पुली बहुत तरीके से बनी होती है ना। इसका फंक्शन, मैकेनिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है पुली का। बहुत बड़े कैलकुलेशन भी है, न्यूमेरिकल भी होते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। अ पुली इज अ व्हील। क्लियर हो गया सेंटेंस ये। अ पुली इज अ व्हील, ये क्या है? एक व्हील है दैट कैरीज ए फ्लेक्सिबल रॉप, जो क्या करती है? एक फ्लेक्सिबल रॉप। फ्लेक्सिबल रॉप मतलब जैसे आम रस्सी होती है, अब इसमें रॉप यानी रॉप रस्सा बोल देते हैं। वो रस्सा बाहर का भी होता है, पतले पतले बारीकों का, है ना, या फिर वो जूट का भी हो सकता है, किसी से भी। तो क्या है? अ पुली इज अ व्हील दैट कैरीज ए फ्लेक्सिबल रॉप कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब रस्सी होता है ना, केबल। हम ये भी केबल किसी भी चीज का बना होता है, ध्यान रहे ये बिजली वाला केबल नहीं। ओके, केबल मतलब किसी भी रस्सी को कह सकते हैं हम, मतलब लोहे की रस्सी वगैरह को। फिर ये क्या है? चैन। जो चैन होती है, हम आपने देखा होगा चैन पुली बोलते हैं, उसका नाम ही चैन पुली है। पुली तो वो है ही। अब उसे चैन से खींचते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो ओवर हेड वो होती है क्रेन, उन्हें हम चैन से ही खींचते हैं। ओके, तो ये चैन, और क्योंकि उसमें पुली लगी होती है तो उसको चैन पुली ही बोलते हैं। चैन पुली, कुप्पी बोल देते हैं लोग, आम लोग। तो ये वही है चैन। और बेल्ट। बेल्ट मतलब जो हमारी मोटर में और किसी दूसरे मैकेनिकल लोड को घुमाने के काम आता है। सपोज आपको जनरेटर है, जनरेटर को हमें किसी मोटर से घुमाना है, एसी को डीसी। अगर आपने लैब में देखी होगा, एक तरफ मोटर एसी लगी हुई है, एक तरफ जनरेटर लगा हुआ है डीसी का। तो वो उसे घुमाएगा और उसमें डीसी बिजली बनती है। तो उसे हम, वो डायरेक्ट कपल्ड है, ऐसा ना करके हम पुली से, और उसमें एक पुली लगी होगी जनरेटर में, दोनों पुलियों पे अगर हम बेल्ट लगा दें तो हमारा वो आराम से बिजली बनाएगा, जनरेटर घूमेगा। तो ये हमारी वो बेल्ट हो गई। ऑन इट्स रिम। रिम क्या होता है? ये जो मैंने बनाए हैं, एक दो ये तीन रिम बन गए। ऐसे करके किनारे जो बनते हैं जिसपे हमारी बेल्ट, रस्सा या चैन घूमता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम रिम बोलते हैं, या उसको उसको हम सीव्स भी बोलते हैं साइंस की भाषा में। ये लिखा हुआ है सीव्स। तो ये क्या हुआ? कोड, रोप और बेल्ट ऑन इट्स रिम पुलीज आर यूज्ड सिंगल और इन कम्बिनेशन टू ट्रांसमिट एनर्जी एंड मोशन। अब इसमें सिंगल भी होती है, ये मैंने सिंगल पुली बनाई, और ये क्या है? कम्बिनेशन है, एक से ज़्यादा है इसमें एक तरीके से पुली जुड़ी हुई हैं। पुली होती नहीं है, पुली एक ही होती है। उसको हम क्या करते हैं, ये जो मल्टी पुली बना देते, लगा देते हैं उसमें ग्रुप, ये जो बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? कि कम्बिनेशन टू ट्रांसमिट एनर्जी एंड मोशन। इसके एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी में मिल रही है कहीं से भी, इसको ट्रांसमिट करने के काम आती है। कि जैसे हमें इस पुली से हम दूसरी कोई चीज घुमा सकते हैं। जैसे ये पुली घूम रही है, हम इसको, बेल्ट को ऊपर को खींच रहे हैं। अगर ये बहुत हैवी बेल्ट है, वेट है, तो ये एक रस्से से बात नहीं बनती, तो हमें एक से ज्यादा ये हमें रिम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो पुली विद ग्रूव्ड रिम कॉल्ड सील। जो ये रिम होते हैं, इनको साइंस की भाषा में, मैकेनिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? सील्स बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ऐसे पॉइंट्स अपना याद करके रख लेना और एग्जाम में इसको पेश कर देना। इसको हम बहुत बड़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यूज आपको जनरली पता ही होगा। बेल्ट का इस्तेमाल हमारा बहुत होता है, फैक्ट्रियों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। ये चौथा है, लास्ट है, एक्सप्लेन द लीवर।
हाँ, अब लीवर, लीवर का मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बहुत बड़ा। लीवर की जो पावर है वो बहुत पावर है, इन्फिनिट पावर है। देखिए लीवर क्या होता है, एक, आप ऐसा मान लो ये एक लीवर है, ये रिजिड बॉडी है कोई, रिजिड रॉड भी बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पे क्या है, एक, यहाँ पे पिवोटेड है ये, इस पॉइंट पे ये ऐसे करके घूम सकता है। ओके, यहाँ पे अगर मैं कोई वेट रखूं, मैंने इसके ऊपर रख दिया है वेट, और इसे अगर मैं नीचे को यहाँ फोर्स कोई लगाऊं, ठीक है, तो ये भारी से भारी वेट को आप बड़े आराम से एक हाथ से उठा सकते हैं। ठीक है, लीवर के माध्यम से। आपको पता ही है, फोर्स इनटू लेंथ, ये लेंथ कहाँ तक की है, ये यहाँ तक की लेंथ है, ये ध्यान रहे, ये पूरी नहीं लगेगी लेंथ, ये हमारी लेंथ है। अगर ये वेट आपसे नहीं उठ रहा है तो क्या करोगे, अब ये एल है, इसकी लंबाई आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे ये यहाँ से मूव करने की चेष्टा करेगा जब इसे हम दबाएंगे तो, और ये हमारा ऊपर को उठेगा। अब देखें हम लिखने वाली भाषा में क्या है, और लीवर इज अ सिंपल मशीन। लीवर क्या है, एक सिंपल मशीन है। मशीन जब बात आती है ना, तो क्या होता है कि कम पावर में ज्यादा काम करना, मशीन। तो इसलिए क्या है, लीवर एक मशीन है, क्योंकि ये फोर्स कम से कम लगा के और ज्यादा से ज्यादा हम वेट उठा सकते हैं। तो ये क्या है, लीवर इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ बीम। ये क्या है, ये एक तरीके से ये बीम होता है, मकानों में लगे होते हैं बीम, ये जो हॉरिजेंटल होते हैं उन्हें बीम कहते हैं, और जो वर्टिकल लगे होते हैं आरसीसी के बने हुए उन्हें पिलर बोलते हैं। तो बीम क्या है, वो भी बीम है, वो भी लीवर है, तभी तो इतने बड़े बड़े भारी भारी लोड को रोके रखते हैं पूरी बिल्डिंग को। ठीक है, तो बीम और रिजिड रॉड, इसको हमने रिजिड रॉड कह दिया। लीवर कोई बहुत बड़ी मशीन है, आपने देखा हो किसी ने, नहीं देखा तो समझ जाओ कि बहुत भारी मशीन है और हमें कहीं खिसका नहीं आए को जाके। ठीक है, तो क्या होगा, एक बड़ा सा राड लेके आते हैं और नीचे हमने ईंट रख के और उसे नीचे दबाते हैं, तो पूरी भारी से भारी मशीन एक ही आदमी उठा देता है उसको। तो वो क्या होता है, वो ये ही लीवर होता है। तो ये हमने मशीन के अंदर इतना पोर्शन घुसाया, और ये जो बना हुआ है पिवोटेड, यहाँ पे हमने कोई ईंट या कोई लोहे का पीस रख के जब इसे दबाएंगे तो आसानी से उसे ऊपर को उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, और लीवर इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ बीम और रिजिड रॉड। रिजिड रॉड मतलब, आपको मैंने बताया था रिजिड बॉडी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई भी लोड लगने से, है ना, तो उसके दो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है कम या ज्यादा ना हो, दैट इज रिजिड बॉडी। क्लियर है ना, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसी पेपर में है, रिजिड बॉडी को एक्सप्लेन करिए। पिवोटेड एट अ फिक्स्ड हिंज, ये जो ये फिक्स हिंज है, यहाँ पे ये पिवोटेड है, यहाँ पे ये ऐसे करके घूम सकता है। ठीक है, अ, तभी बनेगा कंप्लीट लीवर। ऐसे हम डाल देंगे यहाँ पर लोहे का राड, तो कोई लीवर थोड़ी कहलाएगा वो, जब तक उसे हम यूज नहीं करेंगे। जब तक यूज नहीं करेंगे वो आम लोहे का राड है, और जब यूज करेंगे तो फिर वो लीवर बन जाता है। क्लियर है, और फुल क्रम और लीवर, इसे फुल क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, और लीवर इज अ रिजिड बॉडी। लीवर क्या है, एक रिजिड बॉडी है, जो भी बता रहे थे, यहाँ पे रिजिड राड बोला गया है और यहाँ पे रिजिड बॉडी बोल दी गई है। ठीक है, कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन अ पॉइंट ऑन इटसेल्फ, ये अपने आप से इस पॉइंट पे चारों तरफ घूम सकती है। कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन अ पॉइंट ऑन इटसेल्फ, तो ये यहाँ से ऊपर घूम सकती है, तब ये लीवर की डेफिनेशन पूरी बन के आती है। ठीक है, तो ये हमारा लीवर हो गया, चारों पॉइंट क्लियर हो गए। चार में से आपको तीन क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। लिखना, जितना मैंने लिखा है ये मैंने बहुत कम लिखा है, ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है फिर इसमें। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा,
और उल्टे सीधे सेंटेंस बना के इसे आप लंबा कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप देखोगे तो बहुत मिलेंगे आपको। ओके, अब हम यहीं पे अपना ये समाप्त करते हैं। कल हमारा बन जाएगा लास्ट सेक्शन इसका डी। ओके, और अब हम विदा लेते हैं। गुड नाइट। अच्छा, इसको सब्सक्राइब कर देना, और जो अपना कुछ लोगों के पास हो सकता है उनके पास मतलब ना पहुंचा हो तो उन्हें शेयर भी कर देना, ताकि सबका भला हो जाए। ओके, और सारे सॉल्व आंसर हैं मेरे। लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कर देना।